नमस्कार, एनसीटी टॉक के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर चंचल मल्होत्रा और आज हमारे साथ हैं एक महान शिक्षाविद जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, प्रोफेसर चांद किरण सलूजा जी। प्रोफेसर चांद किरण सलूजा जी संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। एनसीटी पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी। प्रोफेसर सलूजा जी, राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को किस प्रकार साकार कर सकता है और शिक्षक शिक्षिकाओं के विकास में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? धन्यवाद, आपने एक अच्छी बात पूछी। देखिए, हम जानते हैं कि यह शिक्षा नीति जो 2020 में आती है, जिससे पहले 2019 में इसका एक प्रारूप आता है, इसका एक ड्राफ्ट आता है। इसने बुनियादी तौर पर बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और शिक्षक शिक्षा को इतना अधिक महत्व दे दिया है कि 2 अध्याय पूरे, अध्याय 5 और अध्याय 15 शिक्षक शिक्षा को लेकर हैं और फिर अध्याय 1 में भी शिक्षक शिक्षा के महत्व को बताया है, शिक्षकों के महत्व को बताया है। अध्याय 4 में संपूर्ण शिक्षण शास्त्र के परिवर्तन का प्रश्न उठाया और जिसका फिर केंद्र शिक्षक है। उसके अंतर्गत उसने कुछ बातें उठाई हैं। हाँ जी। जैसे एक बात कही आपके पहले ही परिचय के अंतर्गत, हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाए। यानी अभी तक शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत चर्चा की जाती थी कैसे पढ़ाया जाए जी। हाउ टू टीच, शिक्षण शैलियों का प्रश्न था। लेकिन यह नीति उठाती है आज जब बच्चे की चारों ओर ज्ञान का एक वातावरण तैयार हो गया है, अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं, YouTube पर आपको सामग्री प्राप्त हो रही है, इंटरनेट पर आपको सामग्री प्राप्त हो रही है, प्रतिदिन नूतन पुस्तकें आ जाती हैं। इस प्रकार के चारों प्रकार के वातावरण में पढ़ाने की अपेक्षा पढ़ने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसने कहा हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाता है, यानी अधिगम शैली का प्रश्न इसने उठा दिया। फिर इसने एक स्थान पर कहा और बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि बच्चे को कोरी स्लेट मत समझिए। अभी तक जो आज शिक्षक हैं वो ये पढ़कर आए हैं कि बच्चा कोरी स्लेट है, लेकिन सच्चाई नहीं है। बच्चा जब कक्षा में प्रवेश करता है अपनी भाषा लेकर आता है, बच्चा जब कक्षा में प्रवेश करता है अपने दोस्तों का प्यार लेकर आता है, अपनी माँ का स्नेह लेकर आता है, पिता का स्नेह और डांट लेकर भी आ सकता है। न जाने कितनी वस्तुओं को वह देख चुका है, पशु पक्षियों को भी पहचानता है, तो कोरी स्लेट नहीं हो सकता। और शिक्षा के क्षेत्र में ये सारे तत्व होते हैं। उस बच्चे की टीस को, उस बच्चे के स्वभाव को, उस बच्चे के पूर्ण अंतरतम जो उसके भीतर है उसे पहचान कर तब उसे देखना। फिर एक बात उसने कहा मातृभाषा, शिक्षा को मातृभाषा में देखिए। फिर उसने कहा यह शिक्षा उसकी भावात्मकता से जुड़ी होनी चाहिए। वहां उसने कहा खेल अनुकूल शिक्षा, कलोन्मुखी शिक्षा। कला का अर्थ बन जाता है जब हम किसी वस्तु को देखकर वाह कह देते हैं। क्रीड़ा का होता है कब निर्णय लेना है, कब अगर मुझे क्रिकेट खेलनी है तो उसमें बड़ा महत्व होता है कि कब पावर गेम चलानी है, कब पेनल्टी कॉर्नर लेना है हॉकी के अंतर्गत, किस प्रकार से सामूहिक कार्य किया जाए, ये निर्णय क्षमता का प्रश्न है। संस्कृत का शब्द है मंत्रणा, ये उससे जुड़ा है, कैसे किसके मंत्रणा की जाए। तो मुझे लगता है कि जो अध्यापक अभी इन संकल्पनाओं से नहीं जुड़े हुए हैं, उन संकल्पनाओं को अनुभवी लोग बहुत आसानी के साथ समझा सकते हैं और उनके प्रश्न भी उत्तर जब पाना चाहते हैं तो अनुभवी लोग उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में अनुभवी लोगों को ही मेंटर बनने का प्रोत्साहन दिया गया है। स्वाभाविक है, शिक्षक शिक्षिकाएं जो नहीं जानती हैं ये मंत्रणा होगी तो वे जान जाएंगे। और विकास का ये एक बड़ा मज़ेदार शब्द है
देखो, दो शब्द होते हैं, वृद्धि और विकास। जी। जो प्रकृति ने दिया है वो वृद्धि है। मान लीजिए मेरे बाल बढ़ रहे हैं, ये वृद्धि है। लेकिन जब मैं काट कर इसे एक दिशा देता हूँ, वो विकास है। तो बच्चे में तो वृद्धि हो रही है। हमारे उपनिषदों में इस बच्चे की तुलना बीज से की गई है। जी। बीज से करने का अर्थ है बीज में संपूर्ण वृक्ष व्याप्त है। परिवेश बनाना है, जिसे शिक्षा नीति ने 12वें अध्याय में कहा है, परिवेश बनाना है। और यह परिवेश बनाने का कार्य अनुभवी लोग कर सकते हैं, जिसे मैंने कहा मेंटर कहा गया है। इस दृष्टि से उसके विकास की दिशा भी वे तय कर सकते हैं। इससे एक बुनियादी सवाल उभर के आता है, ताकि हमारे शिक्षक पूरी तरह से समझ सकें। मेंटरिंग शब्द को अक्सर ट्रेनिंग या मॉनिटरिंग समझ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन की नज़र में एक मेंटर की सही भूमिका और परिभाषा क्या है? देखिए, अगर यह अर्थ भी लिया जाता है, गलत यह भी नहीं है। शब्द का अनेक संदर्भों में उपयोग होता है। हाँ, संदर्भगत कुछ बातें उसके साथ और जुड़ जाती हैं। यह भी एक प्रकार से मॉनिटरिंग तो है, उपदेशक नहीं है। लेकिन उस मॉनिटरिंग के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि जिसे आप मॉनिटर करना चाहते हैं, उनके स्वभाव को, उनकी भाषा को, उनके व्यवहार को, उनकी बातचीत करने की शैली को भी समझने का प्रयास कीजिए। ये मंत्रणा है, ये विचार है, ये चिंतन है। लेकिन अगर मैं किसी के स्वभाव को नहीं पहचानता हूँ, तो मैं कैसे मंत्रणा कर सकता हूँ? उसे दिशा तो देनी है, लेकिन दिशा देने के साथ साथ उसकी समस्या को भी समझना है। हालांकि समस्या शब्द अच्छा नहीं होता, चुनौतियाँ हुआ करती हैं। मेरा अपना मानना है, कोई भी अध्यापक तभी सार्थक बात कर सकता है यदि वह विद्यार्थी के स्वभाव को पहचानता है। इसीलिए जब मैंने कहा कि शिक्षा से संबद्ध जो सिद्धांत बताया गया है, बच्चे को देखो, समझो, फिर उसे विकसित करने के उपाय बताओ, और फिर विद्यार्थी को खुला भी छोड़िए, लेकिन ये सब संवेदनशील मानसिकता के साथ हो, अभिभावक के साथ हो। तो उस तरह से अच्छी बात है। ये मॉनिटरिंग इस अर्थ में हो जाता है कि आपने उसकी समस्या को सुनकर उससे विचार विमर्श करने का प्रश्न उठाया है, और उस दृष्टि से आप फिर उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह बात अलग है कि उस दिशा में वो जाएगा या नहीं, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन उसे बार बार निरीक्षण उसका करना पड़ेगा। इसलिए आकलन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुझे लगता है कि इतनी बात अगर जोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन यह उपदेश देना नहीं है कि बलपूर्वक कराना नहीं है, उसे मुक्त करना होगा, उसे छोड़ना होगा और स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र करना होगा। सर, एक चिंता का विषय भी है। टीचिंग ऑलरेडी एक डिमांडिंग प्रोफेशन है। मिशन ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि ये मेंटर और मेंटी टीचर दोनों पर एक ब्यूरोक्रेटिक बर्डन ना बन जाए, और एंगेजमेंट को मीनिंगफुल और सस्टेनेबल कैसे रखा जाएगा? देखिए कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि प्रशासन जो है वो भार उत्पन्न करता है। उसका कारण होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रशासन का कार्य जो सुविधा देना है वो उससे संबद्ध है। बहुत लोग शिक्षा नीति के बारे में कहते हैं, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। मैं कहता हूँ 80% क्रियान्वयन अध्यापकों के हाथ में है। इसने एक संपूर्ण शिक्षण शैली को परिवर्तित करने का प्रश्न उठाया है, और मुझे लगता है प्रशासन उसमें सहायता कर सकता है। अगर ये बात उठाई गई है कि मेंटरिंग की जाए, तो स्वाभाविक है ये प्रशासन की ओर से ही आया है, अध्यापकों की ओर से नहीं आया है। तो मैं उसे कैसे बर्डन कह सकूं? अगर मेरा शिक्षण करने को मन नहीं है, तो मैं किसी न किसी पर आरोप लगा दूंगा। मेंटरिंग अपने आप में एक संवेदनात्मक विषय है। हम उससे कितना जोड़ सकते हैं, समाज के बारे में मेरा कितना दर्द है, विद्यार्थियों के बारे में मैं कितना संवेदनशील हूं। अगर ये बातें मेरे मन में आती हैं, जो किसी भी मेंटर के मस्तिष्क में आनी ही चाहिए,
अगर नहीं आती है मैं उसे मेंटर मानने के लिए तैयार नहीं होता हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये भावों से युक्त वाणी है। शब्द और वाणी में अंतर होता है, और यदि मैं किसी से भावों से जुड़ा हूं तो बाधाएं नहीं हुआ करती हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां बनाई भी जा सकती हैं कि प्रशासन अधिक से अधिक सहायता करे। मैंने संकेत दिया है, अगर ये डॉक्यूमेंट छपा है तो प्रशासन की उसमें सहभूमिका रही है। अगर इतना बड़ा प्रबंधन किया जा रहा है, एनपीएसटी हो या एनएमएम हो या करिकुलम फ्रेमवर्क में पिछले 5 वर्षों से गहराई से देख रहा हूं, तो प्रशासन की उसमें सहायता है और उन डॉक्यूमेंट्स का छपना एक स्तर के अनुकूल है। अगर इस समय ये साक्षात्कार भी लिया जा रहा है तो ये प्रशासन के द्वारा ही लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है प्रशासन सहायक हो सकता है, वो बाधा नहीं हो सकता है। जहां तक सस्टेनेबल का प्रश्न है, स्थायित्व का प्रश्न है, स्वाभाविक है वृक्ष भी तभी स्थायित्व पाता है जब गहराई तक नीचे जाता है। उसकी जड़ों में पानी तो देना ही पड़ेगा, अच्छी खाद तो देनी ही पड़ेगी। और मैंने तो कहा है कि उपनिषदों में बच्चे की तुलना पौधे से की गई है कि एक वृक्ष को अगर वातावरण दे देते हैं, वो इतना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, महान वृक्ष बन जाता है। मुझे लगता है हमें वही विचारधारा लेनी चाहिए। हम तो प्राचीन भारतीय परंपरा से संबद्ध हैं और शिक्षा नीति ने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रश्न बहुत गहराई से उठाया है। यदि हम धीरे धीरे इस प्रक्रिया को पकड़कर केवल कुछ दिन के लिए या 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए इस प्रकार के साक्षात्कारों के द्वारा नहीं, अगर मेरे जीवन का अंग बनने लगती है मंत्रणा, अगर मेरे जीवन का अंग बनने लगता है ये मेंटरशिप अंग बन जाती है, जो निरंतरता का प्रश्न उठाती है। शिक्षा नीति ने यह नहीं कहा कि बस आप दीजिए और बाद में समाप्त कर दीजिए। तो स्वाभाविक है वह मेरे स्वभाव में आएगा, और जब वस्तु स्वभाव में आती है, स्वभाव जब उसके साथ जुड़ती है, वो सस्टेनेबल होती है। सस्टेनेबल तब नहीं होती, स्थायित्व तब नहीं होता जब मैं भावों के साथ जुड़कर केवल एक औपचारिकता से आता हूँ। और मेंटरशिप औपचारिकता से नहीं आ सकती है। अगर कोई औपचारिकता वश लेता है तो वो केवल छल कपट दिखावा हो सकता है। मैं उसे मेंटरशिप मानने के लिए तैयार नहीं होता। प्रोफेसर सलूजा, भारत की टीचर्स के लिए आपका क्या संदेश है? आपने इसमें भारत कहकर शिक्षक को सीमित कर दिया है। शिक्षक कहीं का भी हो, वो शिक्षक ही होता है। फिर भी भारत के बारे में कहा तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा। तो फिर भारतीय ज्ञान परंपरा आ जाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा ने मूल रूप से 2 ही सिद्धांत बताए हैं। एक जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो अध्यापक का कर्तव्य है बच्चे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करे और अपने लिए भी बच्चे को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। और फिर दूसरा सिद्धांत बहुत मजेदार है। शिक्षा नीति अब कह रही है, प्राचीन भारत में उपनिषद ने कह दिया था, स्वाध्यायान मा प्रमादः। शतपथ ब्राह्मण में सैकड़ों बार यह पंक्ति आई है कि अपने अध्ययन से आलस्य मत करो। और अध्ययन का अर्थ बड़ा गहरा है, वो केवल पढ़ना नहीं है, बच्चे को समझना भी अध्ययन है, अपने को समझना भी अध्ययन है। और तैत्तिरीय उपनिषद ने बहुत ही सुंदर एक बात कही है, आचार्यो पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। आचार्य पूर्व रूप है। आचार्य वह है जो अपने आचरण में लेकर आता है। यानी बच्चे के प्रति प्रेम केवल दिखावा मत करो, अपने आचरण में लेकर आओ, अपने उदाहरण के द्वारा उसे सिखाओ। और छात्र अंतेवासी अर्थात जो उसके हृदय में रहता है। इसकी एक लंबी कहानी है उपनिषद, मैं उस कहानी को नहीं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उसके हृदय में उसका वास रहता है। वो उसके आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दुखों को दूर करने का प्रश्न उठाता है, यानी उसके बारे में उसका दर्द है। फिर का विद्या संधि। शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ है भाषा, लेकिन विद्या का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की पिपासा। संधि ये इन दोनों को जोड़ती है। और अंतिम बात बहुत अच्छी है, प्रवचनम संधानम।
आप जानते हैं आजकल अनुसंधान शब्द का प्रयोग होता है, रिसर्च शब्द का प्रयोग होता है। अरे भाई, रिसर्च तभी होगी पहले संधान तो हो, अनुसंधान तभी होगा पहले संधान तो हो। और प्राचीन भारत ने कहा प्रवचनम संधानम, ये वचन नहीं है, प्र है। प्र का मतलब मैंने इसे अपने जीवन में अपनाया है, मैं उसे अपने जीवन में लेकर आया हूं। और फिर कहा संधानम, खोज करो, यानी जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो पहले उसके बारे में समझो तो सही। तो मुझे लगा है मैं आचरण की बात करूं, मैं विद्यार्थी को अपने हृदय में बैठाऊं, मैं विद्या के साथ उसका संबंध स्थापित करूं और फिर उसकी सीखने सिखाने रहने की प्रक्रिया को समझूं, तब आकलन का प्रश्न होगा। तो हम आकलन करना प्रारंभ करें, निरीक्षण कराना प्रारंभ करें। मुझे लगता है सभी अध्यापकों के लिए आवश्यक है, लेकिन भारतीय जब कहा तो भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचन संधानम, ये अगर 4 बातें रखते हैं, लेकिन उन 2 शब्दों के साथ जिज्ञासा और स्वाध्याय से त्याग मत करो, तो मुझे लगता है ये बहुत गहरा संदेश हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत ही प्रेरणादायक संदेश। शायद किसी को भी अपने अंतर्मन की तरफ झांकने का एक बार विचार जरूर आएगा। आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी किताबों का सुझाव दें जिनका पाठन और मनन उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। पहली बात, सभी लोग शिक्षा नीति के 2019 के प्रारूप को पढ़ें और समझें, ये उन्हीं के लिए लिखी गई है। दूसरा, शिक्षा नीति का 2020 का प्रारूप भी पढ़ें। तीसरा, एनसीटी ने बड़े परिश्रम पूर्वक करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल मेंटरिंग मिशन और एनपीएसटी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, और तीनों का आपस में गहरा संबंध है, इन्हें पढ़कर समझना चाहिए। बिल्कुल। पुस्तकों में 3 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण मैं मानकर चलता हूँ। एक गिज्जू भाई की है दिवा स्वप्न, जो बताती है कि एक अध्यापक कैसे सपने ले सकता है, एक विद्यार्थी को लेकर उसको क्या सोचना चाहिए। दूसरा, उसकी एक बहुत सुंदर पुस्तक है माता पिता से माथा पच्ची। ये बच्चे का ध्यान रखते नहीं हैं, समय उनके पास नहीं है, तो वो बहुत अच्छी बातें उसमें करता है। और एक बहुत सुंदर पुस्तक है सच्चिदानंद पासयायन की, शेखर एक जीवनी, जो मनोवैज्ञानिक पुस्तक है, उपन्यास है, 2 भागों में है। मुझे लगता है अगर उसे पढ़ा जाता है, किशोर अवस्था के बालकों के साथ कैसा मेरा संबंध होना चाहिए वो सिखा जाती है। मन्नू भंडारी की एक पुस्तक है आपका बंटी, बाल्यकाल के बच्चे का स्वरूप क्या होना चाहिए वो सिखाती है। राकेश मोहन की एक पुस्तक, मैं ये उपन्यासों और कथाओं के नाम बता रहा हूँ जो वस्तुतः बताते हैं। आषाढ़ का एक दिन का प्रश्न उठाता है। एक वापसी से संबद्ध उनका एक उपन्यास है, वो लेना चाहिए। लेकिन एक प्रमुख पुस्तक जो अंत में मैं बताऊंगा, वो मैं अपने पहले बार आपके पूर्व के प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूँ, आचार्य हो पूर्व रूपम, अध्यापक की उसकी पुस्तक है। और छात्रों के लिए अध्यापक पुस्तक है तो अध्यापक के लिए छात्र उसकी पुस्तक है। अध्यापक छात्र को पढ़े, जब तक उन्हें पढ़ा नहीं जाएगा, छात्रों का अध्ययन नहीं किया जाएगा, तो फिर तो यह केवल बातचीत ही रह जाएगी। और विद्यार्थियों को भी अपने अध्यापक के स्वरूप को देखिए। बहुत ही सुंदर एक तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत ही सुंदर एक कथन आता है, समावर्तन के ऊपर आधारित है। वो जाने लगता है बच्चे, तो अध्यापक कहते हैं कि आप अपनी माता को अपना गुरु समझो, मातृदेवो भव पितृ, इस प्रकार से कुछ बात। लेकिन एक स्थान पर कहता है कि देखो जाओ, लेकिन यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि देखो मेरे बेटे, मैं आपके साथ रहा हूँ, मुझ में भी एक मनुष्य होने के नाते बहुत सी कमियां सीमाएं हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी बातें भी हो सकती हैं। तो यान्य अस्माकं सुचरितानि, जो मेरी अच्छी बातें हैं ग्रहण कर लेना, नो इतराणि, दूसरी नहीं, यही आचार्य होता है। तो मुझे लगता है आचार्य एक खुली पुस्तक है, बच्चा एक खुली पुस्तक है, बच्चा अध्यापक के लिए पुस्तक है, तो आचार्य के लिए छात्र पुस्तक है। अगर ये पुस्तकें बन जाती हैं तो वस्तुतः आषाढ़ का एक दिन भी समझ आएगा, आपका बंटी भी समझ आएगा,
शेखर एक जीवनी भी समझ आएगा, माता पिता से माता पच्ची यह भी समझ आएगा, और फिर उसका दिवा स्वप्न भी समझ आएगा और वो स्वयं दिवा स्वप्न लेने लगेगा। सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए और इस राष्ट्रीय मिशन पर इतनी स्पष्टता लाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार और धन्यवाद। चंचल जी, आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से जो मुझे सोचने का अवसर दिया और इन बातों को अध्यापकों तक पहुंचाएंगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मिशन की सफलता हर एक स्टेक होल्डर के एक्टिव पार्टिसिपेशन पर निर्भर करती है, खासकर हमारे टीचर्स की। मैं उनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की आशा करती हूँ। अगर आप एक एजुकेटर हैं और इस बातचीत से इंस्पायर हुए हैं, तो हम आपका आह्वान करते हैं कि आप NMM का हिस्सा बनें और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।